एक लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पर छुट्टियां मनाने के लिए जाती है, पर अचानक से एक रात को उसकी बेस्ट फ्रेंड गायब हो जाती है। अब किसी भी कीमत पर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढना चाहती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द वीकेंड अवे। कहानी की शुरुआत में हमें बेथ नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो छुट्टियां मनाने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड केट के घर जा रही है। एयरपोर्ट से उसे एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम जैन होता है, वो उसे केट के घर पर छोड़ता है। हालांकि बेथ उसे पैसे देना चाहती है, लेकिन वो बताता है कि केट मेरी फ्रेंड है, इसीलिए वो बेथ से पैसे नहीं लेता। और अब बेथ केट के घर पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ही आलीशान होता है, लेकिन केट यहाँ पर रेंट पर रहती है। केट बेथ को देखकर बहुत खुश है। बेथ केट को एक नेकलेस गिफ्ट में देती है। अब रात को बेथ जब अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है, तभी वहां पर केट आ जाती है। वो उसके हस्बैंड को कहती है कि हम दोनों नाइट आउट करने के लिए जा रहे हैं, और अब ये दोनों के दोनों घर से निकल जाते हैं। तभी वहां पर केट के घर का ओनर आता है। केट बेथ को ओनर से मिलवाती है और अब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर ये बहुत अच्छे फूड को ऑर्डर करते हैं। दरअसल केट के पास अब भी उसके हस्बैंड का क्रेडिट कार्ड है, जिससे उसका जल्दी डिवोर्स होने वाला है। खाना खाने के बाद केट अपने हस्बैंड को कॉल करती है। दरअसल फोन पर वो उससे लड़ रही होती है, क्योंकि उसने अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवा दिया है और अब बिल इन्हें ही पे करना पड़ता है। वो बेथ को बताती है कि मैं अपने हस्बैंड से परेशान हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ खुश हो? बेथ उसकी बात का सही से जवाब नहीं देती। वो समझ जाती है कि वो भी अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है। केट कहती है चलो हम एक नाइट क्लब में चलते हैं, जिसके बाद वो अपने दोस्त को, टैक्सी ड्राइवर को जिसका नाम जैन है, उसे बुलाती है, जो इन दोनों को नाइट क्लब में छोड़ देता है, जहां पर ये शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद केट बेथ को दो लड़कों के पास ले जाती है। दरअसल वो चाहती है कि वो इन दोनों में से एक को चुनकर उसके साथ नाइट स्पेंड करे, एंजॉय करे, लेकिन बेथ ऐसा नहीं करती। अगली सुबह बेथ की आंखें खुलती है। रात का उसे कुछ भी याद नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि रात को शायद उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। अब वो घर में केट को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन घर में केट नहीं होती। और तभी उसे जमीन पर एक गिलास टूटा हुआ दिखता है, जहां पर खून भी है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो केट को फोन भी करती है, लेकिन उसका नंबर ऑफ होता है। इसके बाद वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और कहती है कि केट का कुछ पता नहीं चल रहा। वो कहता है कि शायद वो दोबारा कहीं पार्टी करने के लिए चली गई होगी। उसे पार्टी करना बहुत पसंद है, लेकिन बेथ को पता है कि शायद कुछ ना कुछ गलत हुआ है। इसीलिए इस घर का जो ओनर होता है, वो उससे केट के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मुझे केट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, तुम यहाँ पर लड़के नहीं ला सकती। अब यहाँ पर बेथ बहुत ज्यादा परेशान होती है, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर वो पुलिस इंस्पेक्टर को सब कुछ बताती है कि एक रात पहले वो क्लब में गए थे। इसके बाद का उसे कुछ याद नहीं है। साथ ही उसकी फ्रेंड केट गायब है, उसका फोन भी बंद है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि ऐसा अक्सर होता है, क्लब में लोग दारू बहुत ज्यादा पी लेते हैं, जिसके बाद उन्हें होश नहीं रहता, लेकिन शाम तक शायद वो वापस आ जाएगी। इसीलिए वो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखता और शाम तक उसे इंतजार करने के लिए कहता है। बेथ केट के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसे उन दोनों लड़कों पर शक है, जो एक रात पहले उन्हें क्लब में मिले थे। इसीलिए वो टैक्सी ड्राइवर जैन को अपने पास बुलाती है और एक बार फिर से उसी क्लब में जाती है, जहां पर क्लब का जो बारटेंडर होता है, वो कहता है कि वो लड़के अक्सर यहाँ पर आते हैं। और अब जैन किसी तरह से उनका नंबर निकालकर उन दोनों को एक जगह इनवाइट करता है, और जब वो दोनों लड़के उस जगह पर आते हैं, तो वो बेथ को देखकर वहां से भागने लगते हैं। टैक्सी ड्राइवर जैन और बेथ उन दोनों का पीछा करते हैं। जैन उनमें से एक को पकड़ लेता है और उसे एक ऊंची दीवार से लटका कर कहता है कि बताओ तुमने केट के साथ क्या किया। वो कहते हैं कि उस रात को हम केट के साथ उसके घर गए थे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हमने बस उसका मोबाइल और पर्स चुराया था, जिसके बाद हम घर से निकल गए थे। और अब वो केट के मोबाइल को और पर्स को इन दोनों को सौंप देते हैं। जैन बेथ को पुलिस स्टेशन के बाहर लाता है, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बताना चाहती है। जैन कहता है कि मेरा नाम मत लेना, क्योंकि अगर तुमने मेरा नाम लिया तो वो मेरे वीजा को कैंसिल कर देंगे, जिसके बाद मुझे अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आया हूँ। वो कहती है कि ठीक है, और अब वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है, जहां पर वो एक बार फिर से पुलिस ऑफिसर्स को सब कुछ बताती है। पुलिस ऑफिसर्स को उसकी रिपोर्ट को दर्ज करना पड़ता है, क्योंकि अब केट को गायब हुए पूरे 24
24 घंटे हो चुके हैं। बेथ ये भी बताती है कि उस रात का मुझे सब कुछ याद नहीं है। उससे पूछा जाता है क्या तुमने ड्रग्स लिया था? वो कहती है कि नहीं, लेकिन पुलिस को शक होता है कि शायद किसी ने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया हो, इसीलिए वो उसके ब्लड के सैंपल को लेकर टेस्ट के लिए भेज देते हैं। अब वहां से बेथ निकल जाती है, जिसके बाद वो केट के हस्बैंड को कॉल करती है और बताती है कि केट पिछले 24 घंटों से गायब है। वो कहता है कि वो अक्सर ऐसे ही करती है, मुझे लगता है कि जल्दी वो वापस आ जाएगी। और अब बेथ केट के घर जाती है, जहां पर ओनर कहता है कि केट ने इस मंथ का रेंट नहीं दिया, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें रेंट देना पड़ेगा। यहाँ का रेंट बहुत ज्यादा होता है, पर ओनर कहता है कि मेरे पास एक और कमरा है जहाँ का रेंट बहुत कम है, अगर तुम चाहो तो वो कमरा मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बेथ उसकी बात मान जाती है और अब वो टैक्सी ड्राइवर जैन को कॉल करके बुलाती है, क्योंकि वो खाना खाने जाना चाहती है। और जब ये दोनों के दोनों बाहर होते हैं, तभी वहां पर बेथ का हस्बैंड रॉब आ जाता है, जो बेथ से कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम इस लड़के को डेट कर रही हो, तुम इसीलिए यहाँ पर आई हो। ये सारी बातें सुनकर बेथ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मैं पिछले 24 घंटों से बहुत परेशान हूँ, केट का कुछ पता नहीं चल रहा और अब तुम मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो। इसके बाद ये दोनों के दोनों बेथ के कमरे में आ जाते हैं और तभी बेथ को कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि केट की मृत्यु हो चुकी है, उसकी डेड बॉडी हमें मिल गई है। और अब उसकी डेड बॉडी को देखने के लिए बेथ जाती है, जहां पर उसे बताया जाता है कि उसकी मौत डूबने की वजह से हुई है। केट की मृत्यु से वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसके पास अब भी केट का मोबाइल होता है जो कि लॉक्ड है, इसीलिए उसके फेस से वो उस मोबाइल को अनलॉक करती है। और जब वो कॉल हिस्ट्री को चेक करती है तो वहां पर केट ने एक आदमी को कॉल किया था। जब वो उस नंबर को चेक करती है तो वो बेथ के हस्बैंड यानी कि रॉब का नंबर होता है, जिसे केट ने किसी और नाम से सेव किया था। वो इन दोनों की चैट्स को भी पढ़ती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी फ्रेंड केट और उसके हस्बैंड रॉब का आपस में अफेयर चल रहा था, इसीलिए केट बार बार उसे रॉब को छोड़ने के लिए कह रही थी, ताकि उसके छोड़ने के बाद केट और उसका हस्बैंड रॉब शादी कर लें। ये सच्चाई जानने के बाद बेथ पूरी तरह से टूट जाती है। अब बेथ को एक बार फिर से पुलिस इंस्पेक्टर बुलाता है और कहता है कि हमें पता चल चुका है कि तुम्हारे हस्बैंड रॉब का और केट का अफेयर था, इसीलिए तुमने केट को मार दिया। बेथ उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, आज ही मुझे इस बारे में पता चला है। लेकिन पुलिस ऑफिसर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो उसके पासपोर्ट को ले लेता है ताकि वो इस देश को छोड़कर ना जा सके। पर उसका हस्बैंड रॉब अपने घर जा चुका है, क्योंकि इनका बेटा बहुत छोटा है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। और अब बेथ अपनी दोस्त केट के हस्बैंड को कॉल करती है और पूछती है क्या तुम्हें रॉब के और केट के अफेयर के बारे में पता था? वो कहता है कि हाँ, मुझे इन दोनों के बारे में पता था और एक यही कारण था कि केट मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी। इसके बाद वो जेन से मिलने जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। जेन भी ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड होता है। अब वो अपने हस्बैंड रॉब को कॉल करती है और कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि केट और तुम्हारे बीच में अफेयर था, लेकिन वो उसकी बातों का ज्यादा जवाब नहीं देता। कुछ देर के बाद बेथ के पास पुलिस आती है, उनके पास अरेस्ट वारंट होता है। वो बेथ को अरेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम जेन के साथ एक रेस्टोरेंट में थी, उसके ऊपर पहले भी केस चल चुके हैं, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में था, तुम दोनों ने मिलकर केट को मारा है। बेथ उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैं जेन को ज्यादा नहीं जानती, मैं केट के थ्रू उससे मिली थी, इसीलिए मुझे नहीं पता कि उसका पास्ट क्या है। पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं और जब वो अपने कमरे में वापस आती है तो जेन पहले से वहां पर होता है, जो उसे बताता है कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। एक बार मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मैंने वहां पर एक लड़की को बचाने की कोशिश की थी, ना कि किसी लड़की को बेचने की। इसीलिए पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट करने के बाद जल्दी छोड़ दिया। जेन वहां से निकल जाता है और अब बेथ जब कमरे में होती है तभी वो देखती है कि आईने के ऊपर एक कैमरा और एक माइक्रोफोन है। वो समझ जाती है घर का जो ओनर है वो उस पर नजर रखता है। उसका एक खास कमरा भी होता है जहां पर वो म्यूजिक को कंपोज करता है, क्योंकि वो एक कंपोजर है। और अब बेथ उस कमरे को देखना चाहती है। वो बड़ी चालाकी से उस ओनर के पास से उस चाबी को हासिल कर लेती है और जब वो आसपास नहीं होता तो वो उस कमरे में, जो कि ओनर का स्टूडियो है, उसके अंदर जाती है, जहां पर काफी सारी स्क्रीन्स होती है।
वहां पर घर के हर एक कॉर्नर का वीडियो चल रहा होता है। साथ ही उसमें वो रिकॉर्डेड फुटेज भी होती है जो उस रात की है जब केट गायब हुई थी। वो उस रिकॉर्डिंग को चेक करती है जिसमें वो उन दोनों लड़कों को देखती है जो इन्हें यहाँ घर तक लाए थे। बेथ तो पूरी तरह से बेहोश थी, लेकिन केट होश में थी और जब वो शावर लेने के लिए गई तो वो दोनों लड़के केट के मोबाइल और पर्स को भागने लगे। केट ने उन दोनों का पीछा किया। कुछ देर के बाद जब वो घर आई तो वो एक काले रंग की गाड़ी से उतरी जिसके ड्राइवर से वो लड़ रही थी। वो उस गाड़ी के नंबर को नोट कर लेती है और अब घर का जो ओनर होता है वो बाहर आ जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो अंदर बेथ को देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है। बेथ कहती है कि केट को तुमने मारा है, इसीलिए तुम उसके कमरे में कैमरा लगाकर उस पर नजर रखते थे। यहाँ पर जितने भी कमरे हैं, जितनी भी जगह है, हर जगह पर कैमरा है और उनकी रिकॉर्डिंग्स को तुमने सेव किया है। ये सारी बातें सुनकर ओनर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग डिलीट करने लगता है। बेथ यहाँ से निकल जाती है। वो सीधा जेन के पास जाती है और उसे उस रात के बारे में सब कुछ बताती है कि उस रात को केट एक काली गाड़ी में वापस आई थी जिसका नंबर भी वो उसे बता देती है और ये नंबर और किसी का नहीं, उसी पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी का होता है जिसके पास सबसे पहले बेथ गई थी। और अब पुलिस जो इन्हें पूरे शहर में ढूंढ रही होती है इनका पीछा करना शुरू कर देती है। ये दोनों अलग अलग भागते हैं। जहां पर जेन को तो पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन बेथ भागते हुए ऊपर आ जाती है और वहां पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जिसके ऊपर अब बेथ को शक है। वो कहती है कि उस रात को तुम केट को घर पर छोड़ने के लिए आए थे, तुमने उसे मारा है और इसीलिए तुम उसकी रिपोर्ट को भी नहीं लिख रहे थे। पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो और अब इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। तभी वो एक पत्थर से स्लिप होकर ऊपर से नीचे गिर जाता है जिससे पुलिस ऑफिसर की मृत्यु हो जाती है और अब बेथ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके पास जो फीमेल ऑफिसर होती है वो कहती है कि तुमने सच कहा था। उस रात को पुलिस इंस्पेक्टर जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी गाड़ी केट के अपार्टमेंट के पास आई थी और दूसरी फुटेज में वो दिखाते हैं कि केट को किसी ने धक्का देकर पानी में गिरा दिया जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा होता, साथ ही उसने काली जैकेट पहनी होती है। पुलिस ऑफिसर कहती है कि ये और कोई नहीं, हमें लगता है कि वही पुलिस ऑफिसर है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वो बेथ का पासपोर्ट वापस कर देते हैं। बेथ अपने घर लंदन वापस आ जाती है जहां पर वो रॉब से मिलती है। रॉब उसे समझाने की कोशिश करता है, वो माफी मांगता है कि मुझसे गलती हुई, मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक साथ रहें, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानना चाहती। और अब जब वो घर से निकलने के लिए कार की चाबियां ढूंढ रही होती है तो वो रॉब की जैकेट के अंदर हाथ डालती है जहां पर उसे वही नेकलेस मिलता है जो नेकलेस उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड केट को गिफ्ट किया था। और ये वही जैकेट होती है जो जैकेट उस कातिल ने उस रात को पहनी थी जिसने केट को मारा था। वो समझ जाती है कि केट को मारने वाला पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि रॉब है और अब रॉब को समझ में आ चुका है कि बेथ को सब कुछ पता चल चुका है। वो कहता है कि मैंने केट को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि हम दोनों के अफेयर के बारे में तुम्हें कुछ ना बताए। मैं उसे बार बार कॉल कर रहा था, उसे मैसेज कर रहा था, लेकिन वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। इसीलिए मैंने 2 घंटे की फ्लाइट पकड़ी और मैं भी वहां पहुंच गया। जिसके बाद मैं केट से मिला। मैं उसे समझाना चाहता था कि हम दोनों के बारे में वो तुम्हें कुछ ना बताए, लेकिन अपने पर्स और मोबाइल चोरी होने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थी और हम दोनों के आर्गुमेंट्स कब लड़ाई में बदल गए मुझे पता ही नहीं चला। मैंने गलती से उसे धक्का दिया जिस वजह से वो पत्थर से टकराकर पानी में गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। ये सिर्फ एक हादसा था। मैं चाहता हूं कि तुम पुलिस को इस बारे में कुछ मत बताओ, इससे हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन अब तक बेथ पहले से पुलिस को कॉल कर चुकी थी। पुलिस ने रॉब के पूरे स्टेटमेंट को सुन लिया था जिससे अब पुलिस को पता चल चुका है कि केट का कातिल और कोई नहीं बल्कि रॉब है। रॉब को गिरफ्तार कर लिया जाता है और केट अपने बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाती है अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए। वो कभी भी उस इंसान को माफ नहीं करना चाहती जिसने उसकी बेस्ट फ्रेंड को मारा, जिसने उसे धोखा दिया। और इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।